नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स। मैं हूं विकास सुखीजा। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि करनाल के अंदर डिजिटल इंडिया को बहुत बड़ा पुलिता लगा है, जिसके अंदर हैकर्स, जो लोग हैकर्स का काम करते हैं, साइटों को हैक कर लेते हैं, सरकारी पोर्टल को हैक कर लिया है। और वो जो पोर्टल है वो मैं बता दूं, एनडीसी पोर्टल है, जिसके द्वारा करनाल की तहसील के अंदर रजिस्ट्रियां होती हैं। और जो ये रजिस्ट्रियां होती हैं दोस्तों, आपको बता दूं, रजिस्ट्रियां होने से पहले किसी भी प्लाट की, किसी भी दुकान की, किसी भी प्रॉपर्टी की जब रजिस्ट्री होती है, उससे पहले आपको नगर निगम से, डीटीपी विभाग से एक नो ड्यूज लेना होता है। और इसी नो ड्यूज को लेकर हैकर ने जो जालसाजी की है, काफ़ी बड़ी धांधली मचा दी है। और जो हैकर ने इस साइट को हैक करके बड़े टेक्निकल तरीके के साथ काफ़ी रजिस्ट्रियां करनाल के अंदर 200 से 250 के बीच रजिस्ट्रियां हो चुकी हैं। बहुत बड़ा बवाल मचा हुआ है। मैं बिल्कुल आपको लाइव तस्वीरें जो नगर निगम के ज्वाइंट कमिश्नर हैं गगनदीप सिंह, उनके ऑफिस से दिखा रहा हूं। और हमारे साथ जो ज्वाइंट कमिश्नर गगनदीप सिंह जी जुड़ने वाले हैं। पूरा का पूरा एक बार मामला आपको मैं ब्रीफ कर देता हूं कि पोर्टल एनडीसी जो पोर्टल है वो हैक हो गया है। हैक होने के बाद नगर निगम की जो ईओ हैं, उन्होंने लगभग 650 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया है। और इसके अंदर वो लोग भी शामिल है जिनके पास जो इसका ओटीपी, साइट को खोलने के लिए, पोर्टल को खोलने के लिए ओटीपी जाता था, वो लोग भी शामिल है। बहुत बड़ा मामला करनाल के अंदर हो गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो इसके अंदर है, जैसे ही ये मामला नगर निगम के उच्च अधिकारियों के संज्ञान में आया, तुरंत मामले की जांच शुरू होने के बाद केस रजिस्टर करनाल के थाना सिविल लाइन के अंदर हो गया। और आपको बता दूं, करनाल पुलिस ने भी इस मामले के अंदर पूरी तरह से जांच शुरू कर दी है। आईटी सेल पुलिस का अलग से इस पे काम कर रहा है। और इसके अलावा जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है कि सीआईए ब्रांच शाखा होती है, उसको इस मामले की जांच सौंपी जानी है। और ये पूरा का पूरा मामला जल्दी खुलकर आप सब लोगों के सामने आ जाएगा। कि आप, सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो डिजिटल इंडिया का नारा दिया गया है दोस्तों, ना तो आप इसमें सेफ हैं और ना ही हम सेफ हैं। क्योंकि जिस तरह का हैकर ने इस मामले के अंदर जो प्रश्न चिन्ह लगा दिया है, पूरी साइट को, पूरे पोर्टल को हैक कर लिया है। और हैक करने के बाद एनओसी जारी कर दी, जिसके आधार पर रजिस्ट्रियां हो गई हैं। और इसी मामले के अंदर आपको जो मैं बताने जा रहा हूं कि करनाल के सिविल लाइन थाना के अंदर नगर निगम की ईओ के द्वारा एक कंप्लेंट दी गई, जिस पे पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। और आपको बता दूं, आईटी एक्ट की धाराओं के अंदर 65, 66C, 66E और 120B के अलावा 420 और 467 और जो हरियाणा जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट है, उसकी भी धाराओं में पूरा का पूरा मुकदमा दर्ज कर दिया है। और इसके अंदर अभी तक शहर में एक चर्चा थी कि निगम ने बाय नेम पर्चा दर्ज नहीं कराया। मैं आपको बता दूं, निगम ने इस मामले के अंदर लगभग 650 लोगों के बाय नेम पर्चा दर्ज करा दिया है। और एफआईआर कॉपी जो मार्केट में घूम रही है, जो आ चुकी है बाहर, उसमें आपको उसको ध्यान से पढ़ लेना चाहिए। गलती हमें भी लगी थी दोस्तों, गलती हमें लगी थी, लेकिन वो जल्दी पकड़ में आ गई। क्योंकि अधिकारियों से बात होने के बाद पूरा मामला खुल गया। हमारे साथ जुड़े हैं नगर निगम के ज्वाइंट कमिश्नर गगनदीप सिंह। पूरा मामला क्या है हम उनसे जानेंगे, और जो इसके अंदर प्रश्न है वो भी हम करेंगे, और उनके सवाल भी हमें मिलेंगे। और इस खबर को आप अच्छे से ध्यान से देख लीजिए, साथ के साथ लाइक शेयर करते चले जाना, क्योंकि मामला बहुत बड़ा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री की विधानसभा से जुड़ा है। सबसे पहले मैं गगन जी आपका अपने चैनल्स पे स्वागत करता हूं। धन्यवाद जी। गगन जी, जिस तरह से जो ये पोर्टल है, जो अपना निगम का एक सरकार द्वारा जो सरकारी पोर्टल है एनडीसी, जिसको हैक कर लिया जाता है और उसके बाद जो अनापत्ति प्रमाण पत्र हैं वो जारी कर दिए जाते हैं, आखिर ये पूरा मामला है क्या? देखिए कि पिछले वर्ष 2020 के अंदर सरकार के द्वारा एनडीसी पोर्टल को लेकर 2020 के अंदर, सितंबर 2020 के अंदर एनडीसी पोर्टल तैयार किया गया। और इसमें आपको सेल डीड रजिस्टर करने से पहले तहसीलदार के पास आपको अल्टीमेटली एक एनडीसी पोर्टल से नो ड्यू सर्टिफिकेट इशू करवाना, डिजिटल सर्टिफिकेट कराना मैंडेटरी था। 21 नवंबर 2020 के तक
ये जो सर्टिफिकेट थे ये एप्लीकेंट खुद ले सकते थे, लेकिन क्योंकि उसमें एप्लीकेंट्स रॉन्ग इन्फॉर्मेशन बार बार डाल रहे थे तो रॉन्ग सर्टिफिकेट्स इशू हो रहे थे। तो अल्टीमेटली इट वाज डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट कि इसमें से नगर निगम के ऑफिशियल्स की आईडीज जनरेट की जाए और अप्रूवर वो बनेंगे एप्लीकेंट जिसने रजिस्ट्री करानी है, या किसी से अलग से बंदा भी एप्लीकेंट बन सकता है पूरे प्रोसेस के अंदर। अब ग्रेजुअली हुआ क्या कि 21 नवंबर से लेकर जो मैंने जांच की है वो 31 जनवरी तक 2021 तक है। तो जो हमारे ईओ मैडम हैं निशा शर्मा जी, इनके पास 28 और 29 जनवरी की रात को तकरीबन 2 बजे तक मैसेज आते रहे कि यहाँ पर ओटीपी ये एनडीसी जनरेट हो रहे हैं। तो वहाँ से मामला संज्ञान में आया कि रात को इतने बड़ी तादाद के अंदर कौन एनडीसी ये जनरेट कर काट रहा है। और ग्रेजुअली हमने क्या किया कि इन मैडम ने जाके कमिश्नर साहब के संज्ञान में बात डाली और उन्हें इंक्वायरी मेरे को मार करी। अब इसमें बात ये होती है क्योंकि ये सारा का सारा डिजिटल सिस्टम है, इसमें हमने डाटा इकट्ठा करना शुरू किया, स्टाफ्स के स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करनी शुरू करी और उसके बाद अल्टीमेटली हमारे पास हमने तहसील से भी डाटा इकट्ठा करना शुरू किया और हमने एक चिट्ठी वहाँ अपने रिक्वेस्ट हेडक्वार्टर को ही भेजी, उन्होंने भी हमें आईपी एड्रेसेस भेजे। तो हमारे पास काफ़ी, फिर हमने इस रिपोर्ट को तकरीबन 10 एक दिन लगा के हमने सारी छोटी छोटी रिपोर्ट्स इकट्ठी करी। तो जैसे कि आपने पहले बता चुके हैं कि हमें 8 तो ऐसे मिले हैं जो गलत टेम्परेरी प्रॉपर्टी आईडी जनरेट करके, और 8 एनडीसी नवंबर 2020 के महीने में जारी किए गए। 152 ऐसे हैं जो कि दिसंबर के महीने में जारी किए गए और 49 ऐसे हैं जो कि जनवरी के महीने में जारी किए गए। तो ग्रेजुअली हुआ क्या कि हमने फिर उसकी जब बिल्कुल कॉम्प्रिहेंसिव एक रिपोर्ट तैयार कर दी, तो वॉल्यूमिनस काम था। रजिस्ट्रीज भी सेकंड टेस्ट में हुई, तो रजिस्ट्रीज में नेचुरली इतनी जल्दी में रजिस्ट्री छाड़नी डिफ़िकल्ट इसलिए होती है क्योंकि बिल्कुल सर्टिफिकेट तो लगे हैं कि रजिस्ट्रीज ज़्यादा बल्क के होती है। तो हमें बेसिकली 209 रजिस्ट्री छांटनी थी। 209 में से कुछ तो हमें मिल गई और कुछ तहसीलदार साहब आज भी ढूंढने लग रहे हैं, तो वो हम कैंसिलेशन का प्रोसेस चलाने लगे। फिर हमने ये रिपोर्ट अपने लर्नड कमिश्नर साहब म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन करनाल को दी। उन्होंने फिर इमीडिएटली मैडम निशा शर्मा के मार्फत एक एफ आई आर रजिस्टर, जिसके बारे में आप डिटेल दे चुके हैं, इसमें हमने ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, एप्लीकेंट और प्लस जिसने नो ड्यूज पे किए, 3 आदमी कंफर्म बाय नेम एफ आई आर रजिस्टर कराई, जो कि लगभग हमारे 627 के करीब बनते हैं। और 4-5 आदमी ऐसे हैं जो कि हैकर टाइप बंदे हैं, जिन्होंने मतलब अलग अलग आईडीज यूज़ कर इसको हैक करके जो सिस्टम नो मतलब ओटीपी जनरेट करके इसको यूज़ किया है। उसके आईपी एड्रेसेस हम वो भी अननोन नहीं हम कह सकते हैं, उनके आईपी एड्रेसेस हमने प्रोवाइड कर दिए, मोबाइल नंबर्स हमने प्रोवाइड कर दिए। तो उसमें से नेचुरली मेरे पास ऐसा मैकेनिज्म नहीं होता कि मैं उनके मोबाइल नंबर्स भी ट्रेस कर सकूँ, तो साइबर सेल अब इसको ट्रेस कर लेगा और ये कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा मामला नहीं, बहुत जल्दी ही वो लोग भी सामने आ जाएंगे जिन्होंने ये टोटल खेल रचा। क्योंकि अब इसमें एप्लीकेंट और ओनर की कनाइवेंस के बिना, क्योंकि बेनिफिट उन्हीं को मिल रहा है और इसीलिए उनकी कनाइवेंस के बिना इट्स नॉट पॉसिबल कि वो हैकर को अदरवाइज बेनिफिट क्या है। तो ये पूरे प्रोसेस करने के लिए तो बेनिफिटर, और इसमें सबसे प्राइमरी जिसको बेनिफिट हो रहा है वो एक हैकर को है, प्लस जो अल्टीमेटली इसमें ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी को उसने आगे अनअप्रूव्ड कॉलोनी में से इसको अपनी प्रॉपर्टी सेल कर पाए। मैं आपके संज्ञान में एक और बात बताता हूँ। देखिए, दर्शकों को ये भी पता होना चाहिए कि टोटल मामले की गहराई है क्या। इसमें बेसिकली क्या होता है कि प्रॉपर्टी आईडी, जितनी भी शहर के अंदर प्रॉपर्टीज़ है उसकी प्रॉपर्टी आईडी मैंडेटरी होती है, लेकिन कई प्रॉपर्टीज़ ऐसी हो जाती हैं जो अवैध कॉलोनी कटती हैं, नेचुरली उसकी प्रॉपर्टी आईडी नहीं जनरेट होती। और कई बार ऐसा होता है कि मैंने जैसे मेरा 1000 गज का प्लॉट है तो मैंने उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो सब डिवीज़न के बाद प्रॉपर्टी आईडी एक रह जाती है जबकि 2 रहनी चाहिए। तो मैं आपको 500 गज के अगर सपोज करो बेचने की कोशिश करूंगा तो मेरे को टेम्परेरी आईडी क्रिएट करनी पड़ेगी। तो होगा क्या कि जब वो मैटर मेरे पास यहाँ बिल्डिंग इंस्पेक्टर या प्रॉपर्टी टैक्स सुपरडेंट या ईओ मैडम के पास आएगा तो वो चेक करेंगे कि ये ऑथराइज एरिया में कि अनऑथराइज एरिया। तो जब उनको पता लग जाए कि ये अप्रूव्ड एरिया में नहीं है तो रिजेक्ट कर देते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस में कई केसेस ऐसे भी है जो कि हमारे ऑफिशियल्स ने रिजेक्ट कर रखे थे और ऑटोमेटिकली ये जो पूरा प्रोसेस था ये अगले दिन वो किसी ने उसको एक्सेप्ट कर दिया।
तो इसमें एक साजिश का तो बिल्कुल, क्योंकि लोगों की अदरवाइज रजिस्ट्री हो नहीं सकती थी, तो अब हमने तहसीलदार साहब को भी एक चिट्ठी लिख दी है। ये 209 जो है इसके कंटेस्ट में, एक तो हमें रजिस्ट्रियाँ प्रोवाइड करेंगे, कुछ तो हमें दे चुके हैं 100 के करीब, लेकिन हमें एक बारी फिर वो अपना रिकॉर्ड को चेक करने लग रहे हैं। और प्लस हम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास लेटर लिख रहे हैं कि इसमें ये सारी रजिस्ट्रीज को कैंसिल किया जाए। देखिए कितना बड़ा नुकसान है, लोगों ने स्टैम्प पेपर भी परचेज किया, लोगों ने रजिस्ट्री भी कराई। अगर वो अब आज वो कैंसिल हो रही है तो देखो लोग फिर स्केयर वन में आए, फायदा कुछ नहीं है, पर्चा और उसके बाद जो मुकदमा दर्ज हो रहा है, हाँ, पर्चा, वो सबसे बड़ी बात है कि जो मुकदमा दर्ज हो रहा है, वो बहुत बड़ी बात हो मुकदमा दर्ज हुआ। लोग थोड़ा सा मतलब शॉर्टकट मारने के चक्कर में लोगों ने अपना डबल नुकसान करा लिया। अब दूसरी बात, कितने लोग इफेक्टेड हो रहे हैं। एक आदमी ने उसको परचेज भी किया, पैसे की ट्रांजैक्शन भी हुई, ओनर फिर से पहले वाला आदमी अब किसी ना किसी स्टेज पे आएगा, इसका म्यूटेशन नहीं चढ़ पाएगा, तो नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स हैव रीज़न। और इसमें हम ये अगर हम यही प्रोसेस अगर बोनाफाइड वो सेलर होता, बोनाफाइड परचेजर होता, तो उसको ये प्रॉब्लम्स फेस नहीं करनी पड़ती। और नगर निगम को भी सारा काम छोड़ के इसकी इंक्वायरी करनी पड़ी सारे प्रोसेस के ऊपर। और मेरे को लगता है कि समाज के अंदर भी जागरूकता की ज़रूरत है कि हमें गलत काम बिल्कुल नहीं करने चाहिए, क्योंकि ये लेटर सुनर हम फिर स्क्वायर वन में ही खड़े हो जाएंगे। और इसमें ना केवल आपकी फौजदारी का मुकदमा पड़ गया, बल्कि डायरेक्टली फाइनेंशियल लॉसेस भी खड़े हो गए हैं। तो मेरा ये मानना है कि हमें आगे से सचेत रहना चाहिए। अगर आपकी प्रॉपर्टी अवैध कॉलोनी में है, पहले तो खरीदिए मत, ठीक है, और क्लियर कट। और अगर आपने कुछ इस तरीके का स्टेप ले भी लिया तो उसकी रजिस्ट्रेशन नहीं होगी, मत करवाइए, नहीं तो नगर निगम के द्वारा मजबूरन आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी। जी सर, एक बात करें कि इस पूरे कांड के अंदर जो रिवेन्यू का लॉस हुआ है निगम का, वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे प्रॉपर्टी टैक्स हो गया जी, नंबर 1, नंबर 2 फायर टैक्स हो गया, और नंबर 3 जो डेवलपमेंट चार्जेस होते हैं, उसके बाद पानी और सीवरेज का है। तो काफी बड़ा, आपको लगता नहीं कि कितना बड़ा रिवेन्यू का लॉस हुआ होगा? नहीं, देखिए एज सच हम इसको कह नहीं सकते कि नगर निगम को डायरेक्टली लॉस हुआ, इसको इनडायरेक्ट लॉसेस में कर सकते हैं, क्योंकि बेसिकली एनडीसी पोर्टल से सर्टिफिकेट जनरेट ही नहीं होता जब तक उसके सारे ड्यूज क्लियर कर दिए जाए। अब अगर आपके संज्ञान में, मैंने आपको शुरुआत में कहा था भी 3 आदमी के खिलाफ पर्चा दर्ज करा रहे हैं, एक जो कि ओनर है, सेकंड जो अपना एप्लीकेंट है, तीसरा पेई जिसने नो ड्यूज पे किए। दैट मीन्स कि पैसा हमारे पास उसका जो भी था बनता था वो आ चुका है। लेकिन इनडायरेक्ट लॉस क्या है कि फॉर एग्जांपल अप्रूव्ड कॉलोनीज में रजिस्ट्रीज होनी शुरू हुई थी, लोग अपना मकान बनाना शुरू कर देते हैं। लेटेस्ट वो गवर्नमेंट वास्ते एक लाइबिलिटी वो कॉलोनी बन के निकलती है, और गवर्नमेंट को ओवरऑल उसकी डेवलपमेंट करनी पड़ती है, और उसके ऊपर प्रेशर पॉपुलेशन का भी क्रिएट हो जाता है। तो इन दो सर्कमस्टांसेस लेटेस्ट ओनर उसकी जो ओवरऑल डेवलपमेंट की जो मतलब लाइबिलिटी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में क्रिएट होगी, दैट इज़ द लॉस। तो इन दैट सर्कमस्टांसेस वो हमने बात अपनी एफआईआर में लिखी है। सर, इसके अंदर एक मामला जो सामने आता है कि पोर्टल का एडमिन कौन है, कौन यूज कर रहा था उसको, और कहाँ नेग्लिजेंसी हुई है, या हैकर ने की है, क्या हुआ, क्या है ये पोर्टल यूजर कौन है? सर, इसमें मैं आपको बात बताता हूँ। इसका प्रोसेस ये होता है कि सबसे पहले बंदा अप्लाई करता है, अप्लाई करने के बाद उसकी जो एप्लीकेशन है वो 2 टायर सिस्टम में होती है, एप्लीकेंट और उसके बाद हमारे बीआई के पास आती है। जैसे मैं आपके संज्ञान में बात बताता हूँ छोटी सी, जनवरी के महीने का आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आपसे वो क्लियर हो जाएगा। जनवरी के महीने के अंदर 49 हुई, तो और 49 में से 25 तो ये जो मैंने एक नंबर हैकर का है पेंटा 98490, जो कि हमने एफआईआर के अंदर ही मेंशन किया है, इसने करी। और बाकी एक ऐसे हमारे बिल्डिंग इंस्पेक्टर के मोबाइल से की गई, जो कि तकरीबन 3-4 महीने पहले यहाँ से ट्रांसफ़र हो चुका था। और वो बिल्डिंग इंस्पेक्टर से जब मैंने बयान नोट कराया तो कहते हैं जी मेरे पास कभी कोई ओटीपी नहीं आया। यू गॉट अ पॉइंट। तो अब इससे ये बड़ी क्लियर हो चुकी है कि बंदा जो ट्रांसफ़र होकर यहाँ चला गया, जिसकी आईडी हमारे पास इनएक्टिव पड़ी है, और उसकी आईडी से ये प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो दैट मीन्स वो फिर हमारे सिस्टम से बस से बाहर की बात है कि जो हमारे एडमिन्स में जो इनएक्टिव आईडीसी पड़ी है उसको यूज़ होने शुरू होगी। तो लेकिन अब मेरे को लगता नहीं कि फ्यूचर में बात रहेगी, क्योंकि एफआईआर रजिस्टर होने के बाद मेरे को बहुत भरोसा है साइबर सेल के ऊपर कि जल्द से जल्द इस हैकर को पकड़ लेंगे। सर, इस पूरे मामले के अंदर यदि बात करें, जिस तरह से ईओ मैडम के मोबाइल्स के ऊपर मैसेज आता है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रही है, जो ये पोर्टल है, एनओसी जारी हो रही हैं, तो वो मैसेज जो आया
वो इमीडिएटली पहली रजिस्ट्री हुई या दूसरी हुई या तीसरी हुई या पहली 10 के बीच में मैसेज आ जाना चाहिए था। तो ये बीच में जो गैप आ रहा है सर, इसका क्या लगता है आपको, टेक्निकल कहाँ प्रॉब्लम आ रही है? देखिए, मैं आपको थोड़ी सी बात बताता हूँ। मैडम के पास जो मैसेज, आप थोड़े उसमें डिफरेंशिएट करिएगा। ओटीपी अलग चीज होती है और मैसेज अलग होता है। बिल्कुल ठीक। मैडम के पास जो मैसेज आते हैं, वो मैसेज ये आते हैं कि ये फैमिली आईडी जनरेट होगी। ठीक है, फैमिली आईडीज में अगर जो एक्सेप्ट और रिजेक्ट के दोनों के आते हैं सारी गल दे विच। अब उसमें से रीजन बीइंग कि अगर एप्लीकेशन 600-700 है तो रूटीन में मैसेजेस आते रहते हैं। शंका कहाँ पैदा हुई? क्योंकि अगर आप दिन में मैसेजेस आ रहे हैं तो नेचुरली ऑफिसर अपना काम कर रहा है। हाँ, वो काम चल रहा है, बंदा सोच रहा है भी ठीक है, एक्सेप्ट रिजेक्ट का काम चल रहा है, ऊपर ब्रांच काम कर रही है। शंका कब पैदा हुई? जब रात को 12 बजे 2 बजे मैसेज आने शुरू हुए भी। यहाँ से शंका, अगर ये मैसेज ना आते हो सकता है और टाइम लग जाता है इस बात को अनवील होने के अंदर, ये बात का पर्दाफाश होने के अंदर। वो तो रात को जब उन्होंने इस तरीके से काम करना शुरू किया तो बात उससे ही बात आई है ज़्यादा सामने। तो सर आपको लगता है कि जिस तरह से सरकारी पोर्टल्स आ रहे हैं और डिजिटल वर्किंग की बात हो रही है, तो इससे आपको लगता नहीं है कि जो और पोर्टल चल रहे हैं, मान लो अगर हम तहसील की बात करें, तहसील में भी ऑनलाइन रजिस्ट्रियां हो रही है, तो ये जो मामला है पूरा का पूरा आईटी का, तो कहाँ चूक हो रही है भी, जहां हैकर बड़ी आसानी से वेबसाइटों को, पोर्टल्स को हैक कर लेते हैं, उसके बाद सरकार को पुलीता लगा देते हैं? देखिए, ऐसा है, सरकार के जो पोर्टल होते हैं बहुत ही उसके अंदर सिक्योरिटी ड्रिवन होते हैं, बहुत सारे सिक्योरिटी वॉल्स लगी होती हैं। तो इस स्टेज पे तो मेरे लिए कहना पॉसिबल नहीं होगा। बाकी जहाँ तक आप हैरिस और हैली सॉफ्टवेयर, वो तो बहुत पुख्ता सॉफ्टवेयर, उसके अंदर छेड़खानी नहीं की जा सकती। अब बैंक्स के सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिसमें ओटीपीस आते हैं, आप में ट्रांजैक्शन करते हैं, बड़े पुख्ता सॉफ्टवेयर्स होते हैं भाई। अदरवाइज अगर बैंक्स में ही इस तरीके ना हैकर, आमतौर पर केस आ जाते हैं बीच में बैंक्स में भी, लेकिन अगर ऐसे होने लग जाए तो फिर पूरा डिजिटल सिस्टम फ्लॉप हो जाएगा। तो होता क्या है कि इस स्टेज पे मेरे लिए पुख्ता तौर पे कहना बहुत डिफ़िकल्ट है। जब साइबर सेल इसका जड़ तक जाएगी तो वहाँ से पता चलेगा कि फ्लॉ कहाँ पर एग्जिस्ट करता है। क्या हमारा किसी मतलब ऑफिशियल दी मिली भगत है, जहाँ किसी मतलब अल्टीमेटली कंपनी वाले की जिसने सॉफ्टवेयर बनाया, जहाँ और भी फैक्टर्स, हैकर कोई बाहर का बैठा हुआ है वो कर रहा है। तो इस स्टेज पे सर्टन करना बड़ा डिफिकल्ट है। वो तो एक फाइनल जांच के बाद ही बात पाएगी बस। जी सर, एक गगन जी आपने जो बताया था कि 21 नवंबर 2020 को ये पोर्टल स्टार्ट हुआ और उसके बाद जो 31/1/2021 के बीच का जो ये टाइम पीरियड है, इसके अंदर ही सारी गड़बड़ हुई है। मतलब कि शॉर्ट पीरियड ही हो गया, लगभग 2 महीने के आसपास का हो गया। तो इसमें जिस तरह से मामला खुल जाना चाहिए था, तो ये पूरा का पूरा मामला कैसे स्टार्ट हुआ, ये जानकारी चाहिए अपने को। मैंने जैसे आपको पहले बताया ना जी कि एक बड़ी सारी आईडीज ऐसी मिली हैं जो कि हमारे बिल्डिंग इंस्पेक्टर और प्रॉपर्टी टैक्स सुपरडेंट ने रिजेक्ट करी और अचानक वो अगले दिन एक्सेप्टेड आ गई। यू गॉट अ पॉइंट ना जी? बिल्कुल बिल्कुल। तो वो संज्ञान में इसलिए नहीं आ सकता, कारण है उसमें मैं सिंपल सी बात बताता हूँ कि आदमी तो रिजेक्ट करके अपना टेंशन फ्री हो गया, मैंने रिजेक्ट कर दी, लेकिन अचानक वो आगे एक्सेप्टेड में आ गई नई आईडी जनरेट होके। तो एक डिजिटल सिस्टम है, मोर ओवर सिस्टम नया है, एम्प्लॉयज़ को भी सेंसिटाइज होने में, इसके बारे में थोड़ा समझने में टाइम लगना ही था। और अब म्युनिसिपल कॉरपोरेशन पूरी तरह से सचेत है और हम इंश्योर करेंगे कि भविष्य में इस तरीके का कोई फ्रॉड ना हो जाए। सर अब हम बात करें इन लीगल कॉलोनियों की, और लीगल कॉलोनी की यदि बात करते हैं, और पिछले कई दिनों से धड़ाधड़ वहाँ पर जो अवैध निर्माण हो रहे हैं उनको गिराया जा रहा है और रजिस्ट्रियाँ भी होती जा रही हैं, इधर से पूरा का पूरा तामझाम है, जो लोगों को समझ क्यों नहीं आ रहा मामला। और इधर से अब पोर्टल वाला मामला हो गया, तो ये इन चीज़ों के लिए आप जनता को कैसे अवेयर करना चाहोगे? देखिए, मैं आपको बिल्कुल इस बारे में कहना चाहूँगा, होता क्या है कि आदमी थोड़ी सस्ती प्रॉपर्टी लेने के चक्कर में अवैध कॉलोनी में प्लॉट ले लेता है और धारणा ये बनी होती है कि जी बन जाएंगे मकान, कोई नहीं रोकेगा। लेकिन अवैध कॉलोनी में कहीं ना कहीं जब जेसीबी चलती है, डेमोलिशन ड्राइव चलती हैं, तो आदमी का क्योंकि प्लॉट की कीमत है, उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन की मतलब ऑलमोस्ट 2 टाइम कीमत हो जाती है। तो उसके बाद आदमी को सारी उम्र की पूंजी उसमें डिस्टर्ब हो जाती है, सिर्फ थोड़े से पैसे के लालच में। तो मेरा ये मानना है कि किसी भी बोनाफाइड परचेज़र को
अवैध कॉलोनी प्लॉट नहीं लेना चाहिए। आपके माध्यम से मैं उनको मैसेज देना चाहूँगा, क्योंकि ये सारा प्रोसेस अवैध कॉलोनी में प्लॉट लेने से संबंधित ही है। और उसके बाद प्रशासन का भी जोर लगता है, डेमोलिशन ड्राइव्स भी चलती हैं, पुलिस फोर्स भी ली जाती है, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम भी क्रिएट होती है। और उसके बाद आदमी ने डायरेक्टली एट द एंड ऑफ द डे जो परचेज़र है, क्योंकि जिसने अवैध कॉलोनी काटी वो तो पैसे लेके चला गया, और एंड ऑफ डे जिसने पैसे भरे, क्योंकि वो इतना साहूकार बंदा नहीं होगा, उसको टोटल फाइनेंशियल लॉस होता है। तो मेरा ये मानना है कि आप थोड़े से लालच के लिए ऐसा काम मत कीजिए। सर, इसमें जो जितनी रजिस्ट्रियां लगभग आ रही हैं सामने, ये सारी की सारी अनअप्रूव्ड की हैं या अप्रूव्ड की भी हैं? इसके अंदर कुछ नहीं, अप्रूव्ड की कॉलोनीज की भी है। मैंने तो आपको पहले बता दिया ना जी कि एप्लीकेशंस ज़्यादा थी हमारे पास, और हमारे पास यही जो ट्रेस हुई हैं जो कि अनअप्रूव्ड की थी, और हमारे पास अप्रूव्ड कॉलोनीज की हमने बिल्कुल करेक्ट कर रखी है, उसमें कोई इशू नहीं है। हम हाँ जी। दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले ये इसके साथ इस समाचार के अंदर ये एफआईआर कॉपी है, ये मैं आपको दिखा देता हूं, जो नगर निगम करनाल ने इन लोगों के खिलाफ दर्ज कराया है। और जो ये एफआईआर कॉपी है, इसके साथ और भी जो कल्प्रिट लोग हैं उनके भी नाम शामिल है इसके अंदर, और पूरा का पूरा ये अभी हमारे पास 4 पन्ने की एफआईआर कॉपी आई है। लेकिन दोस्तों, इसके अंदर बहुत से पेज और भी हैं, क्योंकि इस पूरे मामले की खुद जांच नगर निगम के ज्वाइंट कमिश्नर गगनदीप जी ने की है, और जिनसे हम बात कर रहे हैं एक्सक्लूसिव, ये मैं आपको एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखा रहा हूं। जैसा कि कल रात को मैंने आपको कहा था कि मैं जल्दी इस पूरे मामले का खुलासा करूंगा, और खुलासा आप देख सकते हैं नगर निगम करनाल के ज्वाइंट कमिश्नर गगनदीप सिंह जी ने कर दिया है, और लोगों को भी अवेयर करने की बात की है। इसमें गगनदीप जी, एक सवाल सबसे बड़ा उठता है कि जितने लोग कल्प्रिट है इसके अंदर, उनकी गिरफ्तारियां कब तक स्टार्ट हो जाएंगी? ये तो पुलिस अथॉरिटीज बताएंगे इसके बारे में। आपको क्या लगता है, आपकी क्या डिमांड है? नहीं, हमारी डिमांड क्या है कि पुलिस बिल्कुल, मेरे को 100% भरोसा है कि पुलिस अथॉरिटीज़ और साइबर सेल और हमारे एसपी साहब के पूरे नेतृत्व में बहुत बढ़िया इसकी जांच होगी, और दूध का दूध पानी का पानी होगा। देखो, बाकी हर प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए अपना टाइम लगता है, और पुलिस जल्द से जल्द इसके ऊपर कार्रवाई करेगी जी। तो गगन जी, अब ये पूरा जो मामला है, इससे तहसील करनाल में बड़ा हड़कंप मचा हुआ है। वो लोग भी इस समय बहुत ज़्यादा परेशान है कि आखिरकार ये मामला हो गया कैसे, क्योंकि हमेशा तहसील जो है टारगेट पे रहती है, आपको भी मालूम है, पूरे समाज को मालूम है। अब तहसील के साथ साथ नगर निगम जो टारगेट पे आ गया है, आपको क्या लगता है कि इससे छवि पे कितना फर्क पड़ेगा? देखिए, ऐसा होता है, मैं छोटी बात बताता हूँ। तहसील इसमें तहसील ऑफिस का मेरे ख्याल से कोई भी फॉल्ट नहीं है। कारण क्या है कि जब रजिस्ट्री लगी, उसके ऊपर एनडीसी सर्टिफिकेट लगा हुआ था, तो उन्होंने सिर्फ असर्टन करना था कि ये जो बोनाफाइड एनडीसी सर्टिफिकेट है, जब वो उसकी एंट्री से एनडीसी पोर्टल मिल रही है, तो तहसील ऑफिस तो बॉन्डेड था रजिस्ट्री करने के लिए। अब जहाँ तक बात है, कोई गलती हुई है तो उसकी गलती की सुधार करने के लिए हम तहसीलदार साहब को एक लेटर्स लिख रहे हैं कि सारी की सारी रजिस्ट्रीज को कैंसिल किया जाए। और नगर निगम की जहाँ तक बात है, नेचुरली इसमें मैं ये तो बिल्कुल मानता हूँ कि हमें थोड़ी ट्रेनिंग्स और करवानी चाहिए, और हम इसकी ट्रेनिंग्स करवा भी रहे हैं। और प्लस जो हमारे फ्लॉज की बात है, हमने इसमें एक डिटेल रिपोर्ट भी तैयार की है इसमें पूरे प्रोसेस को लेकर, कि अल्टीमेटली आगे फ्यूचर में काम ना हो। तो हमारे इस रिक्वेस्ट को लेकर पोर्टल के ऊपर पहले क्या होता था कि ओनरशिप 4 डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं किए थे, ओनर की आइडेंटिटी, ओनर की ओनरशिप प्रूफ्स, और 4 डॉक्यूमेंट्स अब पोर्टल के ऊपर, अब अगर आप अप्लाई करेंगे तो 4 डॉक्यूमेंट्स आपको उसके साथ अटैचमेंट्स पे लगाने पड़ेंगे। प्लस हमने एक रिक्वेस्ट और भी भेजी है कि ऑटोमेटिक स्क्रॉलिंग सिस्टम हो जाए। हम अवैध और अनअवैध कॉलोनीज़ का डाटा भी इस पोर्टल के ऊपर लोड कर रहे हैं। तो उसमें होगा क्या कि फॉर एग्जांपल करण विहार है, आधा अप्रूव्ड आधा अनअप्रूव्ड है, तो प्रूव्ड वाली लिस्ट हम इसमें अपलोड करेंगे। तो ये बेसिकली सिर्फ एनडीसी पोर्टल का जो वो सर्टिफिकेट है, वो सिर्फ उसी के लिए जनरेट किया जाएगा जो कि अपने अप्रूव्ड कॉलोनीज़ के अंदर है। तो ये जो छोटी छोटी कमियां हैं, इसको हम दूर करते हैं। मोर ओवर बिल्कुल नया सिस्टम है, और इसके अंदर अल्टीमेटली जो कमियां हैं वो आप समझते ही हैं, जब भी कोई काम शुरू होता है तो शुरुआत में कुछ कमियां आती हैं, और उसको हम दूर करके, और अपने नगर निगम के ऊपर भी कोई बात ना आए और किसी आम जनता को भी प्रॉब्लम ना हो, हम इसको इंश्योर करेंगे जी। सर, इसमें मेरा अंतिम सवाल जो है, आखिरी सवाल आपसे ये है कि इस पूरे कांड को लेकर सरकार पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है? सरकार की तरफ से अभी तक आपको क्या डायरेक्शंस जारी हुई हैं? देखिए, सरकार की इंटेंशन बड़ी बोनाफाइड है,
और ये बेसिकली एनडीसी पोर्टल इसलिए जारी किया गया कि कारण ये होता था कि लोग अपना नगर निगम के जो उनके ड्यूज़ थे वो जमा नहीं करवाते थे। टू इंश्योर, अब होता क्या था नॉर्मली कि जब आप आईटी इसलिए की जाती हैं ताकि मतलब सिस्टम ट्रांसपेरेंट हो जाए और जितनी ह्यूमन इंटरवेंशन कम हो जाए तो ऑटोमेशन पे आ जाए ताकि किसी प्रकार का नगर निगम को लॉस ना हो। तो गवर्नमेंट के इंटेंशंस बड़े क्लियर हैं कि एनडीसी पोर्टल बिल्कुल पुख्ता तौर से चलाया जाएगा और आपके मार्फत ही मैंने बिल्कुल गवर्नमेंट की इंटेंशन में कोई कमी नहीं थी जी। अगर बेसिकली जब मैं अप्लाई अवैध कॉलोनी के लिए कर रहा हूँ मेरी इंटेंशन ही बैड है, ठीक है ना जी। तो उन्होंने कहीं सिस्टम में जो छोटा मोटा फ्लॉ उसको ही एक्सप्लॉइट किया, उसको हम बंद कर देंगे। गवर्नमेंट इज़ ऑन द ऑटोमेशन मोड। गवर्नमेंट की तो इतनी ब्यूटीफुल इंटेंशंस थी, उन्होंने सितंबर से लेकर नवंबर 21 तक तो लोगों तक ही छोड़ रखा था भी आप अपने एनडीसी खुद जनरेट कर लो। पर जब लोगों ने ही गलत रास्ते इख्तियार कर लिए तो उसके बाद नगर निगम के सेकंड स्टेप में नगर निगम के ऑफिशियल सेंटर किए, ठीक है। जब नगर निगम के ऑफिशियल सेंटर उन्होंने सेकंड कोई एक और रास्ता ढूंढ लिया उसको इलीगल एनडीसी पोर्टल लेने के लिए, तो अब उसके जो वर्ड्स है वो हमें पता चल गए, हमारी कमियां हमें पता चल गई, हम उसको भी भरते हैं बिल्कुल। सर मामला बड़ा गंभीर है। जिस तरह से एक छोटा सा लालच है, इनलीगल कॉलोनी में प्लाट ले लिया, सबसे पहली गलती तो वही, फिर उसके बाद दूसरी गलती उसको रजिस्ट्री कराने के लिए होगी, फिर तीसरी गलती उसका इंतकाल कराने के लिए हो गया। तो गलती के ऊपर गलती जो हो रही है, जो लोग ये कर रहे हैं, उनको आप क्या? सारा समाज ही ईमानदारी से काम करेगा तो बिल्कुल इस तरीके से फ्रॉड होने की गुंजाइश नहीं है। तो इसमें से बेसिकली जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि लालच और सबसे बड़ी इस पूरे प्रोसेस का गेम था। अवैध कॉलोनी में प्लॉट लेना, फिर उसकी अवैध तरीके से एनडीसी जनरेट करना, अवैध तरीके से ड्यूज़ भरना, अवैध तरीके से उसको मतलब आगे फिर रजिस्ट्री कराना। तो एंड ऑफ द डे प्रोग्रेस मतलब जिसने सारा किया उसमें हैवी फाइनेंशियल लॉसेस उसने खुद भी इंकर किए। तो मेरा ये मानना है कि आगे से मत कीजिए और आगे जो अवैध कॉलोनी में प्लॉट ले भी बैठे हैं और परचेज़र अवैध कॉलोनी में प्लॉट मत परचेज़ कीजिए। मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, अगर आप करेंगे तो ये प्रोसेस से आपको भी गुजरना पड़ सकता है। धन्यवाद जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका गगन जी, आपने हमसे बात की है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने ये सारे मैसेजेस आपके मार्फत पब्लिक तक भी पहुंचेंगे और मैं उम्मीद करूंगा कि आगे काम बहुत बढ़िया चलेगा। थैंक यू सो मच। दोस्तों, पूरा खुलासा जो ये कांड है इसका लगभग हो चुका है और इसके बाद जो पुलिस का पक्ष आ जाता है, पुलिस इस मामले में क्या कर रही है, उसमें किन लोगों की गिरफ्तारियां होंगी, ये सब खबरें मैं आपको दिखाता रहूँगा। आप देखते रहना अब तक टाइम्स। और इसमें सबसे बड़ी बात जो निकल के आ रही है कि लालच बुरी बला है, इससे बच के रहें। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स, मैं हूँ विकास सुखीजा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।